स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का और आज प्रहार में बात होगी उन चंदा चोरों की जिन्होंने करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाई। प्रहार होगा उन अधर्मियों पर जिन्होंने धर्म की आड़ में प्रभु श्री राम के चढ़ावे को लूटा है। लेकिन उससे पहले राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की एसआईटी की जांच में तेजी आ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की एसआईटी के सामने पेशी हुई है। थोड़ी देर पहले वो लखनऊ में डिवीजन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, जहां वो चंदा चोरी के सबूत देंगे। संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में घोटाले और चंदा चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55.47 करोड़ में खरीदी गई। जमीन खरीद में इतनी बेईमानी होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी मामले में अब एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे सबूत मांगे गए हैं। योगी जी ने दिया, उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो एसआईटी को ले जाकर अपना साक्ष्य दे, ऐसे बाहर बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था कि एसआईटी किसी काम की नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैंने एसआईटी को चिट्ठी लिखी 20 जून को, फिर मेल किया उनको और ये कहा कि भाई मुझे समय दिया जाए, मेरे पास साक्ष्य है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 37 लाख में खरीदी गई। तो इतना कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब देखिए, संजय सिंह जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तभी से कई गंभीर आरोप ट्रस्ट पर लगाते हैं और अब उन तमाम आरोपों के सबूत संजय सिंह को एसआईटी के सामने रखे होंगे। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। विशाल, आज क्या मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में आ सकता है? संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हो रहे हैं, तो क्या सबूत उनकी तरफ से मुहैया करवाए जा सकते हैं? देखिए प्राची, ये जो मुलाकात है वो मुलाकात हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। लगभग आधे घंटे तक एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं, लखनऊ के जो मंडलायुक्त हैं विजय विश्वास पंत, उनसे मुलाकात की है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। और जैसा कि अभी आपने बताया भी और उनकी बाइट भी हमने सुनी, संजय सिंह ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, 13 ज़मीनों का जिक्र किया है और इस 13 ज़मीनों के जिक्र में संजय सिंह ने ये कहा है कि मिनटों में, मतलब एक रजिस्ट्री अगर 5 करोड़ रुपए की होती है और 5 मिनट बाद ही उसी रजिस्ट्री को लगभग 15 करोड़ रुपए में ट्रस्ट के हाथ बेच दिया जाता है। और दोनों ही रजिस्ट्री में उनका कहना था कि जो गवाह होते हैं वो अनिल मिश्रा होते हैं, यानी कि पहले जमीन को बिकवाना और उसके बाद ट्रस्ट को खरीदवाना। इन दोनों कार्यक्रम में अनिल मिश्रा की जो उपस्थिति है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि जिस जमीन की जो मालियत है, जो कीमत है, वो 2 महीने पहले 5 करोड़ रुपए होती है, 8 करोड़ रुपए होती है, दूने और तीने दामों में उसको महज कुछ ही महीनों में खरीद लिया जाता है। उनका यह कहना था कि दरअसल जो चंदे की जमीन होती है, जो पैसा ट्रस्ट देता है, वो ट्रस्ट अपने पास से जनरेट नहीं करता, बल्कि वो पैसा उसको लोगों से मिलने वाले चंदे से आता है। और अगर कोई जमीन 5 करोड़ रुपए की है तो उसको 5 करोड़ रुपए में ही खरीदना चाहिए था या फिर उसको दान के तौर पर लेना चाहिए था। लेकिन ट्रस्ट ने उन जमीनों को बहुत ज्यादा दामों में खरीदा है। इसीलिए इस पूरे मामले में संजय सिंह ने न सिर्फ लिखित शिकायत की है बल्कि डॉक्यूमेंट भी सौंपे हैं, जो कि अयोध्या में बाकायदा ये जो ट्रांसफर ऑफ जमीन हुआ है उसको लेकर के। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में एसआईटी अध्यक्ष संज्ञान लें और जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको देखते हुए न सिर्फ एफआईआर दर्ज करें बल्कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों को भी सुनिश्चित करें। क्योंकि उनका कहना है कि जो चंदे का चोरी का मामला है वो पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के इसी घोटाले से जुड़ा हुआ है। अगर वो इस पूरे मामले की जांच कर लेंगे तो वो चंदा चोरों तक भी पहुंच जाएंगे, ऐसा बड़ा दावा किया है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। लेकिन अब एसआईटी इन कागजों को कैसे लेती है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करनी होती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। बिल्कुल विशाल, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सबूत संजय सिंह के पास थे वो सबूत उन्होंने एसआईटी के सामने रख दिए हैं। अब देखना यह होगा कि एसआईटी इन सबूतों के आधार पर आगे क्या जांच करती है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ संजय सिंह ने जमीन घोटाले के मामले में सबूत एसआईटी के सामने रखे हैं, तो दूसरी तरफ चंदा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच तेज हो चुकी है और एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी एसआईटी कर रही है। एसआईटी की सिफारिश पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसमें एक नाम चंपत राय के करीबी का भी हो सकता है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने
भी तेवर कड़े कर लिए हैं। वीएचपी ने चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने की भी डिमांड की है। चंदा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद इस कदर नाराज है कि संगठन ने अयोध्या में होने वाली अपनी वार्षिक मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। 4 दिनों तक चलने वाली वीएचपी की बैठक आज से शुरू होने वाली थी। देश भर से वीएचपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। चंदा चोरी विवाद की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है। चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में खयानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी को रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। चंदा चोरी मामले में 2 दिन पहले ही एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। एसआईटी ने चंदा गिनने की एसओपी के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं, निगरानी और पारदर्शिता की कमी बताई है। चंदा गिनती में शामिल बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दानपात्र से चढ़ावा निकालने और काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने तक गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईटी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईटी का नया मतलब समझा रहे हैं। अखिलेश यादव एसआईटी को शेयर इन थेफ्ट और सेंध इन ट्रस्ट बता रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट या और कुछ बोले हम? बाकी एलेबोरेट आपके लिए है? या ये हम कहें सेंध इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंध इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है। अखिलेश यादव चंदा चोरी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, एसआईटी की नई परिभाषा समझा रहे हैं। तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। संजय निषाद ने चढ़ावे की निगरानी के लिए कानून बनाने की मांग की है। संजय निषाद का कहना है कि जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक चंदा चोरी पर लगाम नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 दिनों की मांग की है, इसलिए 15 दिनों तक इंतजार कीजिए। मुख्यमंत्री पर भरोसा रखिए, कोई अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री खुद उस पर कह दिया उन्होंने कि हम दूध का दूध पानी का पानी होगा और 15 दिन के अंदर हम जो जिस लायक हो उसको कड़ी सजा देंगे। तो धैर्य रखना चाहिए, मुखिया ने जब कह दिया तो इसमें राजनीति न हो। दूसरा, आप देख पारदर्शिता की है ना कि कम से कम जिसके पास एविडेंस है वो ले जाके बताए, वही हमारे पास प्रमाण है उसको दिया जाए। चूंकि भाई कोई लगा रहा प्रमाण चोरी हो गया है, तो प्रमाण चोरी हो गया तो प्रमाण किसी के पास हो तो पहुंचाए कम से कम, जिससे कि जांच में हम दोषी करें। और धैर्य रखना चाहिए। आज के दिन में अगर ऐसा है, अगर पाया जाता कि भाई दान में हेरा फेरी हुई है, तो हमको लगता है कि पूरे देश में जो मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ट्रस्ट हैं, चर्च हैं, इनके एक कड़े कानून और अच्छे कानून बनने चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के भविष्य के लिए, जनता के पैसे और जनता के भविष्य का एक अभिभावक है सरकार। तो जनता के सरकार ठीक से उसका सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य के लिए लग सके, इसके लिए सरकार को एक नियम बनाना चाहिए।
आप कह रहे हैं कि कानून इनको लेकर, धार्मिक जो स्थल है इनमें जो दान आता है, चंदा जो आता है, इसको लेकर इनकी निगरानी के लिए कानून बनाने की जरूरत है अगर इस तरह के मामले बढ़ते हैं। अगर है तो देखो, है तो भाई धर्म के नाम पर, अगर धर्म पर, आस्था के नाम पर अगर सवाल उठता है तो कानून रहेगा तभी तो सवाल नहीं उठेगा। आज के दिन में तो निष्ठा और ईमानदारी से लोग काम करें, तो कुछ लोग की गलती की वजह से ढेर सारे लोगों की निष्ठा पर सवाल उठता है, ईमानदारी पर, तो कानून रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े मानहानि केस में जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित में अपने बयान पर माफी मांग ली है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। राहुल ने कहा कि उनका बयान शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह के संबंध में नहीं था। राहुल ने अदालत को बताया कि बयान का संदर्भ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे से था। साथ ही दावा किया कि गलती का एहसास होने पर अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी थी। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स मामले में राहुल ने कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था और अब इस मुकदमे पे राहुल गांधी ने लिखित में माफी भी मांग ली है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, पहली बार तो नहीं जब राहुल गांधी ने किसी मसले पर माफी मांगी हो, जरा डिटेल में समझाइए इस पूरे मसले को। निश्चित तौर पर ये पहला मामला नहीं है, 2018 का ये मामला है। चुनावी सभा के दौरान झाबुआ में, मध्य प्रदेश के झाबुआ में मंच पर मौजूद थे। पनामा लीक्स की बात करते करते उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं और ये बताया कि कार्तिकेय जो उनके सुपुत्र हैं शिवराज सिंह चौहान के, उनका नाम पनामा लीक्स के पेपर्स में आया है। हालांकि देर रात तक जब उनको समझ में आया, उन्होंने अगले दिन स्पष्ट करने की कोशिश भी की कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक का जो जिक्र है वो करना चाहते थे। हालांकि तब तक जो कार्तिकेय सिंह चौहान हैं वो एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज करा चुके थे कि जो प्रतिष्ठा है उनकी कहीं ना कहीं उसकी हानि पहुंची है, जिसके बाद ये मामला भोपाल के जो एमपी एमएलए कोर्ट में चला। हालांकि राहुल गांधी इसे जबलपुर हाईकोर्ट में ले गए, वहां पर ये मामला चल रहा था। इस दौरान उन्होंने लिखित में, बुधवार को जो सुनवाई हुई उसमें लिखित में ये दिया है, कंफ्यूजन के चलते उनसे ये त्रुटि हुई है जिसका खेद है। और जिसके बाद कंफ्यूजन किसी की इमेज को डेंट कर सकती है। राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, बाद में उन बयानों पर राहुल गांधी को अक्सर माफी मांगनी पड़ती है। इसमें से ही जुड़ा एक मामला ये कार्तिकेय सिंह से था। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कोलकाता गोदाम हादसे की। कोलकाता के तारातला इलाके में 3 मंजिला निर्माणाधीन गोदाम गिरने के बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोग घायल हैं। कल दोपहर गोदाम गिरने के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस काम में सेना को भी लगाया गया है। एक तरफ जहां मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो वहीं इस घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी एक्शन हो रहा है। पुलिस ने अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ममता राज में मंजूर सभी निर्माण कार्यों पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी ने सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है, जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी देर पहले विधानसभा में ऐलान किया है कि गोदाम गिरने के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गोदाम के बिल्डिंग प्लान पर कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के हस्ताक्षर हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी जहां गोदाम गिरने को लेकर सख्त हैं, तो वहीं मौके पर राहत और बचाव का काम फुल स्पीड से चल रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। तारातला में हुई हादसा में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोगों को एसएसकेएम अस्पताल में ट्रीटमेंट जारी है। और इस वक्त हम लोग हैं तारातला में उसी जगह पर जिस जगह पर कल ये पूरी स्ट्रक्चर गिरने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ आर्मी के तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी रखा गया है, क्योंकि अंदर में और कोई फंसा है या नहीं इसके बारे में जानकारी के लिए अंदर कैमरा भी भेजा गया है और कैमरा के जरिए देखा जा रहा है कि अंदर में कोई अभी तक फंसे हुए हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन साइट है, इस साइट को थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसे कि एक बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर ये प्रेमाइसिस नंबर जो है P2 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोड कोलकाता 88 और बीपी सैंक्शन साइट,
ये बेहरा ब्रदर्स के नाम पर है, लीज पे लिया गया ये प्रॉपर्टी है और डेवलपर है ऑयन ट्रेडर्स। और इनके काफी सारे लोगों को अभी तक टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये ऑयन ट्रेडर्स और उसके साथ साथ बेहरा ब्रदर्स के जो लोग हैं उनके कुल 5 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अलग अलग लोगों को बातचीत करने के लिए उनके साथ जानकारी हासिल करने के लिए काफी सारे लोगों को डिटेन भी किया जा चुका है। और अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर अंदर जाया जा रहा है क्योंकि हर वक्त तैनात रहना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से कोई भी किसी को भी रिकवर किया जाए तो तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए ये एम्बुलेंस हर वक्त यहाँ पर तैनात रखी जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि इतने लोगों की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। घटना हुआ है इसका कोई माफी नहीं है। जो लोग किए हैं, पिछला सरकार में जो लोग इन्वॉल्व है, जो लोग आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, सैंक्शन जो दिया है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह के सामने इन लोगों को सताया गया 12 घंटा 14 घंटा अंडर द डेब्री, आप जीवित है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, आपके ऊपर बीम है, एक हाथ एक बीम में, एक बॉडी एक बीम में, इसका कोई माफी नहीं हो सकता है। और इसका स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन, इलीगल बिल्डिंग को लेकर हम लोग ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री हम लोग निर्देश दिए थे, नोटिस भेजा गया है। पूरा हम लोग का आने, जब से नया सरकार आया है हम लोग नोटिस हर जगह भेज रहे, और ये नया बिल्डिंग जो तैयार हो रहा है इसको लेकर। और अब खबर दिल्ली से। यहां यमुना बाजार इलाके में सुबह से बुलडोजर एक्शन जारी है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच डीडीए यहां पर यमुना नदी किनारे अवैध रूप से बने मकानों को गिरा रहा है। यहां पर 300 से ज्यादा मकान गिराए जा रहे हैं, जिनमें करीब 1100 लोग रहते हैं। प्रशासन ने पहले ही सभी लोगों को मकान खाली करने का नोटिस थमा दिया था। उसके बाद इन घरों से बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई थी। नोटिस मिलने के बाद लोग अपने घरों का सामान निकाल रहे थे। आज सुबह दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ डीडीए के बुलडोजर पहुंचे और मकानों को गिराने का काम शुरू हुआ। दिल्ली में ओ जोन यानी कि डूब क्षेत्र में बने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है और यमुना बाजार में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। यमुना बाजार के मकानों को तोड़ने के लिए पहले नोटिस दिए गए और अब उसके बाद गुरुवार सुबह से यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये डीडीए का बुलडोजर है जो यमुना बेल्ट में बने तमाम मकानों को तोड़ रहा है। दरअसल यहां पर 300 के करीब जो है मकान हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि लोग जो हैं इस वक्त घरों के बाहर अपना सामान लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है तकरीबन 100-150 साल से वो लोग यहां पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में था, जिसके बाद अब ये डीडीए का एक्शन शुरू हुआ है। तकरीबन छोटे बड़े 30 के करीब यहां पर मंदिर है। हालांकि डीडीए ने साफ कर दिया है कि किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो अवैध स्ट्रक्चर है यानी कि ये वो मकान जिनमें लोग रह रहे थे, ये पूरी तरह से अवैध हैं और इन्हें तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये पूरा यमुना के बेल्ट में बने हुए मकान थे। अधिकतर मकान जो हैं या तो मंदिर में के पंडितों के हैं या फिर जो नाविक हैं या फिर जो यहाँ पर रेस्क्यू का काम करते हैं, रेस्क्यू टीम में काम करते हैं, उनके हैं और इन्हें अब तोड़ा जा रहा है। लगातार आप देखें कि यमुना बेल्ट में बने इन घरों को जो है तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर जो है लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएं तो दिल्ली पुलिस भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। ये पूरा यमुना बेल्ट का वो इलाका है जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों से, बुलडोजर से जो है मकानों को, चबूतरों को तोड़ा जा रहा है। आप देखें तस्वीरें, लगातार सुबह से यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। ये यमुना नदी है और यमुना नदी की बेल्ट पर बने हुए ये वो 300 के करीब मकान हैं जिन्हें अब डीडीए ध्वस्त कर रहा है। दरअसल इसको पूरा तोड़ने के बाद यहाँ से मलबा हटाया जाएगा, इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जब भी हर साल यमुना का जल स्तर जो है बढ़ता था तो जो यमुना का पानी है वो इन घरों में बस घुस जाता था, जिसके चलते लोग भी अपने अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर होते थे। लिहाजा अब जो है कोर्ट की से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद डीडीए इन पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है।
और अब बात करेंगे पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जिसकी गुत्थी जैसे जैसे सुलझती जा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। सिया और केतन की 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सिया गोयल इस शादी को 1 साल के लिए टालना चाहती थी। फैमिली वाले इसके लिए राजी नहीं थे। केतन की हत्या के बाद सिया अपने घर चली गई थी। वो केतन के घर नहीं आई थी, जिसके बाद केतन की बहन सिया से मिलने उसके घर गई थी। केतन की बहन ने सिया से कई सवाल किए थे, लेकिन इस दौरान सिया गोयल ने केतन की बहन को जो जवाब दिए वो केतन की बहन को संदिग्ध लगे, जिसके बाद उसने केतन के पिता को इसके बारे में बताया और फिर पुलिस की जांच शुरू हो गई। केतन की मौत जहां हुई वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंची। देखिए कहां से और कैसे केतन को 18 जून को धक्का देकर गिराया गया, जिसकी वजह से केतन की जान चली गई। उस जगह पर पहुंची है जहां पर ऊपर से यानी कि लोहगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंचाई से धक्का देने के बाद जहां पर वो गिरे और जहां पर उनकी मौत हुई। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा दूं कहां से उन्हें धक्का दिया गया। लोहगढ़ फोर्ट की सबसे ऊंची चोटी है जहां से सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, षड्यंत्र रचा, उन्हें सबसे ऊंची चोटी पर लेके गए और वहां से उन्हें धक्का दे दिया। उसके बाद नीचे केतन अग्रवाल गिरे और तकरीबन 1 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम्स पुलिस यहां पे पहुंची तब तक केतन अग्रवाल की जान निकल चुकी थी। यहां से अस्पताल ले जाया गया, कोशिशें हुई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया और ये वो जगह है जहां पर उनका शव मिला था। और पुलिस और फोरेंसिक टीम अब लगातार इन जगहों पर तो घूम रही है, जांच कर रही है कि क्या कोई और सबूत तो नहीं है। साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए भी ड्रोन उड़ाकर यहां पर देखने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये वो जगह है जहां पर जो तस्वीरें आपने देखी कि केतन अग्रवाल के शव को ले जाया जा रहा है, उन्हें रेस्क्यू टीम जो है वो लेके जा रही है, वो इन्हीं जगहों पर आई थी। शातिर सिया गोयल और उसका दोस्त चेतन चौधरी को बखूबी मालूम था कि वहां से यानी कि सबसे ऊंची चोटी लोहगढ़ फोर्ट से अगर धक्का दिया जाता है किसी को तो वो सीधे नीचे इन जंगलों में बड़े बड़े पत्थरों से आके उसका सर टकराएगा और उसके बाद उसके बचने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। मैं आपको अंदर दिखाऊं कि किस तरीके के पत्थर हैं इस जंगलों में। इन्हीं में से एक पत्थर से सर टकराया है, इन्हीं में से एक पत्थरों से सर टकराया है केतन अग्रवाल का, और जिसके बाद उनकी मौत हुई है, मौके पे मौत हुई। और अंदर जंगल है, जंगल में इसी तरीके से पत्थर हैं जिससे टकराने के बाद जो है सर में भारी चोट लगी केतन अग्रवाल की और उनकी मौत हुई है। अब पुलिस जांच कर रही है कि यहां पर पहुंचने के पहले कितनी बार सिया ने और उसके षड्यंत्रकारी दोस्त चेतन चौधरी ने रेकी की थी। यही वजह है कि पुलिस किले के ऊपर यानी कि उस जगह पर तो जा ही रही है जहां से धक्का दिया गया था, साथ ही उन जगहों का भी मुआयना कर रही है, वहां पे भी जांच कर रही है। वहां अब बताया यह जा रहा है कि सिया केतन के साथ शादी को 1 साल के लिए टालना चाहती थी। परिवार जब इसके लिए राजी नहीं हुआ तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर का प्लान बना लिया। एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि केतन और सिया प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। जब केतन सिया के साथ एयरपोर्ट के लिए निकला तो सिया ने उसका पासपोर्ट गायब कर दिया, जिसके चलते उनका बाली ट्रिप कैंसिल हो गया। ट्रिप कैंसिल होने के बाद कई दिनों तक सिया ने दुखी होने का नाटक भी किया था। 18 जून को जब केतन का शव मिला उसके बाद पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंटल डेथ का केस माना और उसी लिहाज से जांच कर रही थी। इसी दौरान केतन के 2 चाचा पुलिस के साथ 18 जून को पूरे दिन रहे और उस दौरान पुलिस जो है वो लगातार केतन के स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि केतन रिस्क लेने वाला शख्स नहीं है। वो उसके चाचा ने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसमें गोवा का एक उदाहरण था कि जब वो गोवा गया तो वो पानी से में डूबने के डर से वो अंदर नहीं गया, लेकिन वो एक प्रोफेशनल ट्रेकर था, लेकिन ट्रेकिंग भी बहुत ही संभल कर करता था। पुलिस के दिमाग में केतन के स्वभाव को लेकर एक खाका बना कि वो रिस्क लेने वाला शख्स नहीं था। ऊपर में वो फिर इतने हाइट पर गया क्यों और इतने किनारे गया क्यों?